हाँ भाई नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि 12th के एग्जाम एकदम आ ही गए हैं, तो 12वीं के विद्यार्थियों को कुछ इंपॉर्टेंट की जरूरत है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर के आया हूँ यूनिट वाइज टॉप 20 यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव। सीबीएसई बोर्ड हो या एमपी बोर्ड, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम का, सभी के काम का है। और यहाँ पहली बार सर पे कुछ बांध के आए, तो ये कोई स्टाइल नहीं है, दुख रहा है, समझ सकते हो थोड़ा सा, है ना। ये सामने मेरे बैठी हुई जनता मुस्कुरा रही, सही बताऊं तो इन्होंने ही पहनवाया है। चलिए, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है। चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर कर लो, पहले तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद ये आपकी कहानी, है ना। और शुरू करते हैं कम से कम समय में। इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव। ये 20 ऑब्जेक्टिव अगर आपने पढ़ लिए तो मैं कह रहा हूं आप 50 से 60 ऑब्जेक्टिव इजीली कर पाएंगे, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव 2 से 3 ऑब्जेक्टिव को कनेक्ट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट का नाम है सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं बिलियन। पहला क्वेश्चन क्या? द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, यानी कोई गैस किसी वाटर में या लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो किस पर डिपेंड करती है। मैं आपको बता दूं, जैसे ये कोई भी एक गैस है जिसमें जो किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है, तो ये 3 चीजों पर ज्यादातर मेंटेन करती है। कौन कौन सी? नेचर ऑफ गैस, यानी गैस वो कैसी है, गैस की प्रकृति क्या है। दूसरा, टेम्परेचर, ताप क्या है, ताप ज्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम होगा तो गैस आसानी से घुलती है। ठीक। नेचर ऑफ गैस यानी गैस पोलर होगी तो आसानी से घुलती है। और प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर हमेशा कैसा होना चाहिए, गैस के ऊपर में ज्यादा होना चाहिए तो ज्यादा घुलती है। ठीक। तो ये सब चीजें सही है, यानी आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। तो अब आप देखो कि एक क्वेश्चन को करने में 3 क्वेश्चन कैसे हुए। क्वेश्चन हुए कि हमने एक एक इसके ऑप्शन को भी डिस्क्राइब किया। कल अगर मान लो दूसरे तरीके से आ जाए कि टेम्परेचर पर गैस कैसे डिपेंड करती है, तो आप बता पाएंगे टेम्परेचर कम होना चाहिए। समझ गए? सॉल्युबिलिटी पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बता पाएंगे कि सॉल्युबिलिटी में जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। तो कर एक रहे हैं, वो 3 रहे हैं, यही एक तरीका है बेस्ट। ठीक है, और तुम लोग भी थोड़ा बहुत समझ रहे हो। नेक्स्ट अगला है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी एक कोई भी एक सॉल्वेंट का मास है जिसमें कोई गैस का एक मास डिसॉल्व हो रहा है एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, यानी गैस कितनी डिसॉल्व होगी वो उसके ऊपर लगाए हुए प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी हेनरी ने। किसने कही थी? हेनरी ने। तो अब जैसे ये स्टेटमेंट आ गया, अब इससे 2-3 क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो ऐसे ही राउल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो यहां लिखा आ सकता है। ठीक। और उसके नीचे ऑप्शन लिखा होगा कि ये किसका स्टेटमेंट है। एक हेनरी लॉ हो गया, राउल्स लॉ हो गया, एक डाल्टन की थ्योरी अभी आगे बानी हुई है। ठीक। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। मैंने एक बताया है, आप 1-2 और पढ़ेंगे ऐसे। ठीक। नेक्स्ट है, देखो हेनरी के बारे में कह ही रहे तो सुबह आ ही गया। विच इज करेक्ट अबाउट हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम कब लागू होता है? पहला, द गैस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड शुड बिहेव एज एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस तो दुनिया में होती कहाँ है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हेनरी लॉ लगाने के लिए आइडियल गैस होना ही जरूरी है। ठीक। दूसरा है, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल इंटरेक्ट बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, यानी जिस गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं वो गैस उस लिक्विड से कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ये बात हेनरी साहब ने कही थी। हेनरी साहब का कहना है कि अगर किसी गैस के अंदर किसी लिक्विड के अंदर कोई गैस डिसॉल्व कर रहे हो तो वो गैस उस लिक्विड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ये बात सही। ठीक। ये क्या, एक्चुअली मैं वीडियो थोड़ी देर पहले बना रहा था तो 1-2 क्वेश्चंस तक बना लिया था, वो फिर गड़बड़ हो गया, इसीलिए इन पर पहले से लगा हुआ है। क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर कंटेन्स, यानी पानी के अंदर क्या घोला गया है? शक्कर घोली गई है।
तो पानी के अंदर शक्कर जाके, शक्कर किस फॉर्म में रहती है? आयंस के फॉर्म में रहती है, एटम्स के फॉर्म में रहती है, या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है? तो आंसर शक्कर शक्कर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहती है। शक्कर के टुकड़े होकर के आयंस नहीं बनते, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। पहली बात, शक्कर एक बड़ा फॉर्मूला है C12H22O11। तो ऐसा नहीं है कि कार्बन अलग घूम रहा है, ऑक्सीजन अलग घूम रहा है, हाइड्रोजन, ये भी नहीं होता। तो इसी फॉर्म में रहती है। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि शक्कर किस फॉर्म में रहती है? फ्री मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहती है। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए, मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। अब ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन एक क्वेश्चन ये एक में ही 3-4 है। अब यहाँ मोलरिटी की जगह वो इन फ्यूचर या कहीं पर भी आपसे पूछ सकता है कि मोलरिटी क्या है। मोलरिटी की जगह नॉर्मेलिटी पूछ सकता है, पीपीएम पूछ सकता है। यानी एक्सप्रेस्ड का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है यूनिट, इकाई क्या है इसकी। ठीक, मोलरिटी होता है मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर होते हैं और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे होता है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेते हैं अपन? लीटर में लेते हैं। इसीलिए ऊपर आएंगे मोल और नीचे आएगा लीटर। ठीक, तो मोल पर लीटर यानी मोल्स पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन, ट्रेस का मतलब है बहुत ही कम, यानी या माइन्यूट कह सकते हैं, या बहुत ही ज्यादा मिनिमम अमाउंट कह सकते हैं। जब किसी सॉल्वेंट के अंदर ये मान लो बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो आपने कहा कि एक बड़ी टंकी है और बड़ी टंकी में जरा से 2, 4, 6 दाने शक्कर के डाल दिए, या बहुत ही रेयर 10 ग्राम शक्कर डाल दी। तो अब आप पूछो कि इसकी कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे? क्या मोलरिटी निकालेंगे, क्या नॉर्मेलिटी निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तो जब अमाउंट बहुत कम घोला जाता है, एकदम ना के बराबर, तो फिर निकालते हैं पीपीएम। क्या निकालते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10 लाख में से कितना हिस्सा है, तो ये निकाला जाता है बहुत माइन्यूट अमाउंट के लिए। ठीक, इसके लिए आंसर आएगा पीपीएम। नेक्स्ट है, when the concentration is expressed as the number of moles of solute per liter of solution is known as। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये करवाया था, वहां लिखाया था कि मोलरिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो वहां आंसर क्या रहा था? मोल पर लीटर। अब यहां पर क्या आ रहा है? उसने डेफिनेशन बना दी उसी चीज की। वो ये कह रहा है कि कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के किसमें? पर लीटर, यानी पर लीटर। तो मोल पर लीटर, अभी मैंने बताया था मोल पर लीटर क्या होती है? मोलरिटी। तो एक ही क्वेश्चन को पलट पलट के भी ये पूछ सकते हैं, तो इसके भी 3 बन सकते हैं। भाई ऐसी डेफिनेशन वो मोलरिटी की लिख देगा, ऐसे ही नॉर्मेलिटी की, पीपीएम की, मोल फ्रैक्शन की, सबकी लिखी जा सकती है और सबके आंसर आ जाएंगे। ठीक, तो आंसर आ जाएगा इसका मोलरिटी। नेक्स्ट, विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विच ऑफ दीज चेंजेस। देखिए एक बात बता, टेम्परेचर के बदलने पर वही चीज बदल सकती है जिनके अंदर वॉल्यूम हो। बात समझो। ठीक, यानी टेम्परेचर का फर्क वही पड़ेगा, वजन पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जहां वॉल्यूम है, ये क्वेश्चन मोलरिटी में कई बार पूछा गया, आगे भी आ सकता है, देखेंगे। तो अभी क्या कह रहा है? जैसे मोलरिटी, यहां लिटी लिखा है ना, तो ये किस पर डिपेंड करती है? मोल पर केजी। ये मोल पर केजी पर करती है, मोल पर केजी। तो केजी तो वजन है और मोल नंबर है, तो ये तो होने वाला नहीं। वेट फ्रैक्शन, वेट मतलब वजन बटे वजन, यहां भी टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं। ये वजन ज्यादा ज्यादा ठंडा गर्म हो जाएगा, लेकिन घटेगा बढ़ेगा नहीं। ठीक, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ये भी नंबर अपॉन नंबर है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, या सॉल्वेंट का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। नंबर अपॉन नंबर, तो इसका भी कोई मतलब नहीं।
तो इसका आंसर एक होना चाहिए था या होता है, ज्यादातर यही आता है आंसर में, मोलैरिटी। अब अगर आंसर मोलैरिटी नहीं दिया है तो सीधी बात, फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वाटर। वाटर में आया है तो वाटर में क्या है, वाटर किस में फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में यानी वॉल्यूम में, तो यहां टेम्परेचर से वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज लो। फिर आ गया, पहले क्या आया था मोलैरिटी, अब क्या बात कर रहे हैं मोलैरिटी। अब ये बार बार क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऐसे ही इस यूनिट से आते हैं, इसीलिए छांट छांट के इस तरीके के रखे। तो मोलैरिटी रखा है यहां पर। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर केजी। क्या होता है, मोल पर केजी, या कह सकते हैं मोल पर केजी मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यह आंसर सही है, यहां सी लिखा है, इसको भी कर लें। ठीक, नेक्स्ट, मोलर सॉल्यूशन मींस मोलर। अब देखो एक सॉल्यूशन या मोलर, अब ऐसे क्या और आ सकता है, मोलल, क्या आ सकता है, मोलल, ऐसे ही क्या आ सकता है, नॉर्मल, क्या आ सकता है। तो ये तीन डेफिनेशन, तो अपन एक पढ़ रहे हैं तो तीन अपने आप हो जाएंगे। यहां कौन सा मोलर आ रहा है, तो मोलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलरिटी 1 हो। क्या हो, मोलरिटी 1। अब मोलरिटी 1 कब आएगी, जब मोलरिटी क्या होती है, मोल अपॉन लीटर। लीटर मतलब 1000 ml। तो अब ये 1 कब आएगा, तो 1 ये आएगा, या तो मोल पर लीटर ले रहे हैं, तो मोल पर लीटर मतलब यहां पर 1 लीटर ले लो तो ऊपर मोल कितना आना चाहिए, 1, यानी 1/1 बराबर 1। अपन कह सकते हैं कि 1 लीटर में 1 मोल गुलाब, तो मोलरिटी कितनी आएगी, 1। तो या तो 1 लीटर में 1 गुलाब, या फिर 1000 ml में 1 गुलाब। ठीक, तो देख लो, सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन लेते हैं क्या, ये भी सॉल्वेंट है, ये भी गलत है। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये सही। ठीक, अब ये ग्राम क्यों गलत है, क्योंकि ग्राम में तो वेट आता है, अपने को वॉल्यूम चाहिए, ये सही। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन फैक्टर इज अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये अभी पढ़ा, थोड़ी देर पहले कहा कि टेम्परेचर का चेंज किस पर डिपेंड करता है या किसको अफेक्ट करता है, वॉल्यूम को। जिसके फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा, क्योंकि आपने देखा है कि गर्मियों के दिनों में साइकिलों के और गाड़ियों के टायर फटते हैं, क्यों, वहां वॉल्यूम होता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, इस चक्कर में टायर फट जाता है। सर्दियों में नहीं फटते, क्योंकि सर्दियों में टेम्परेचर कम रहता है तो प्रेशर कम रहता है। तो अब मैंने आपको बताया था किसके अंदर आता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बाकी का आप देखो, इसमें केजी में आता है, ये फ्रैक्शन है, वेट फ्रैक्शन है, ये यहां कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं है, केवल मोलैरिटी के अलावा। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज अप्लाइड फॉर द, ये देखो मैं आपको बता दूं, कुछ चीजें एग्जाम्पल टाइप की आएंगी, ये आपको याद करनी पड़े, इसमें कोई समझाने वाली चीज नहीं है। जैसे उसने कहा कि एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, समझ गए। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये आप घोट लेना है भाई। ठीक है, इसका आंसर एमाइल का होता है C5H11OH। जब इसको पानी में घोल देते हैं तो ये आएगा। ठीक है, तो मेरा मतलब है कुछ चीजें जो याद करने वाली है ना, वह एक्सप्लेनेशन एक तरह से ऐसा हो जाता है एकदम शून्य कि उसमें क्या ही तो बताएं। तो कुछ चीजें हैं, मैंने आपको बता दिया। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल याद करने हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल याद करने हैं। ठीक है, कुछ एजियोट्रोपिक मिक्सचर वगैरह रहेंगे तो वो आपको एग्जाम्पल याद करने। नेक्स्ट है
द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज, यानी 1 बिलियन के जो घटक होते हैं उनका मोल प्रभाज का जोड़ कितना होता है। कैसे? तो देखिए एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया था कि एक्स एस इक्वल टू एक्स ए प्लस एक्स बी, इसको कहीं कहीं काय भी पढ़ते हैं। ये क्या? मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इसका एक अच्छा सा प्यारा सा डेरिवेशन है, वो अपन एक वीडियो बनाएंगे इंपॉर्टेंट वाला, उसमें समझेंगे। अभी फिलहाल ये करो कि इन दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है? 1। क्यों आता है? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसकी वैल्यू होती है, सॉरी, यहाँ सॉल्वेंट अपॉन सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। दोनों को जोड़ के एलसीएम लेते हैं तो आंसर बनाते हैं। ठीक, तो आंसर इसका आएगा 1। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन विल कॉजेस, देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप मुझे बता, वॉल्यूम वाली पहली तो ये चीज, वॉल्यूम वाली चीजें कौन सी हैं? देखो मोलैलिटी है क्या? नहीं है, मोलैलिटी तो केजी वाली चीज है। ठीक, कौन सी है? मोलैरिटी है, हाँ एक जे है। ठीक, और कौन सी है? मोल फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो वजन वाला नंबर है। और W अपॉन W मतलब मास अपॉन मास, तो ये भी नहीं है, तो ये अपने आप ही सही हो गया। ठीक, डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मूला क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अपॉन वॉल्यूम है तो नीचे वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहां पर मोलैरिटी घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो बढ़ेगा तो ये अपने आप से घटेगा, बात बरोबर। ठीक, नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अभी मैंने बताया क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऊपर भी नंबर और नीचे भी नंबर। तो नंबर से नंबर काटेंगे तो क्या आएगा? नंबर। तो इसकी कोई यूनिट हो सकती है क्या? नहीं हो। ठीक, नेक्स्ट है मोलर सॉल्यूशन। लो पहले मोलर आ रहा था, वहां मैंने बता रहा था मोलर। मोलर मतलब जिसकी मोलरिटी 1 हो। मोलरिटी 1 कब होगी? जब 1 मोल 1 लीटर में घुला हो, या 1 मोल 1000 ml में घुला हो। देखो किसमें घुला हुआ है? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है इंटेंसिव और एक होती है एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जिसकी वैल्यू खुद से उसकी नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक, और एक्सटेंसिव जो होती है जो उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उसके अमाउंट पर डिपेंड करती है। जैसे आप लोगों के अंदर बता दूं, रिजल्ट यानी अच्छा पास हो रहा है या फेल, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये बच्चे के नेचर पर डिपेंड करती है। और फीस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बच्चों की संख्या पर निर्भर करती है कि बच्चे कितने अच्छे हैं बुरे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। समझ गए? तो एक्सटेंसिव मतलब जो नंबर पर डिपेंड करे, जो बाहर से, तो नंबर पर डिपेंड क्या करता है? देखो मोलर वॉल्यूम, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, इस सब चीजें दूसरों पर डिपेंड है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नंबर पे है। आप 2 दे दो, 4 दे दो, 10 दे दो, 20 दे दो, जितने बढ़ाओगे उतने। ठीक, ये खुद ही किस पर डिपेंड है? बाहर से एड ऑन करने पर। जो चीज बाहर से कम ज्यादा करी जा रही है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। इसको तो आप घोटा ही लो यार, 55.5 और 55.6 दोनों आंसर सही हैं। कहीं कहीं 5 मिलेगा, कहीं 6 मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट, a molar solution is one that contain 1 mole of solute in। अब आप सोचो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बार आए होंगे तब जाकर के बार बार लेना पड़ा है। ठीक, मोलल मतलब जिसकी मोलैलिटी 1 हो, और 1 मोलैलिटी कब आती है? जब 1 मोल किस में घुला हो?
1 केजी सॉल्वेंट में घुला हो, किसमें घुला हो? 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्ट। यूनिट ऑफ मोलैलिटी, लो मोल पर केजी, लिटी केजी में, रिटी लीटर में। ठीक, तो ये कुछ एक ही वैरायटी के घुसते पुसते इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। इनको पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि इस यूनिट से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। रिपीट कर रहा हूं, डेफिनेशंस ऊपर लिखी जाती है, नीचे उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाएगा। एक, दूसरा लॉ, या तो स्टेटमेंट लिखा होगा और ये पूछेंगे कि ये स्टेटमेंट किसका है, या ये कह देंगे कि फलाना कोई भी, जैसे हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है, नीचे 4 दिए। तीसरा यूनिट, बहुत सारी यूनिट है इस यूनिट में, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये पूछा जा सकता है। इनको डिफाइन करके पूछा जा सकता है। कुछ फिक्स्ड वैल्यू है वो आपसे पूछी जा सकती है, कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपसे पूछी जा सकते हैं। तो यही ले दे करके 7-8 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, इन्हीं में से बार बार घुमा घुमा करके आपसे पूछा जाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो एकदम मस्त समझ में आई होगी, और इस पर ज्यादा ध्यान न देना, अगले बार नहीं मिलेगा। ठीक, हाँ, और अगर अच्छा लग रहा हो ना ये, तो अपन ट्रेंड में लाके अपन हमेशा बनाए रखें, कमेंट करके बताना है ना। और क्या कह रहा था, हाँ, शेयर कर लेना, कमेंट, सब्सक्राइब, और क्या कहते हैं, हाँ लाइक, ये लाइक का भी कह रहे हैं, लाइक भी कर लेना, और पढ़ते रहो। आने वाले 1.5-2 महीने बहुत काम के अपन एक से एक वीडियो आप तक भेजेंगे, पूरे यूनिट के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट, पूरे यूनिटों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, बीच बीच में न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब अब यहाँ से शुरू हो चुके हैं, क्योंकि फीस आ गई है पूरी, अब कोई ज्यादा टंटा बचा नहीं है, पढ़ाना ही पढ़ाना। ये 2-3 लोगों की बची है, तुम लोग जमा कर देना ना, यहाँ नाम लूंगा दिक्कत आ जाएगी ना, घर तक पहुंच जाएंगे लोग। चले, और क्या।